हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर 3 जल संसाधन से यानी कि वाटर रिसोर्स से संबंधित है। आपने देखा होगा कि खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, काम करने के लिए, उद्योग व्यापार धंधे के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे दैनंदिन की ज़रूरत के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार से जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, जिसको सुरक्षित रखना, उसको सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दो बच्चों की बातचीत आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पर दिखाया गया पिंकी और चिंटू को, जो कि जल के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिसको हम इस प्रकार से देखते हैं। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर आसाम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई और रास्ते में कुछ आया, बर्बाद कर दिया और बहा ले गया। यहाँ पर चिंटू की बात को पिंकी ने इस प्रकार से रिप्लाई किया है कि हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है? हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? यानी कि यहाँ पे ये दोनों बच्चे बातचीत कर रहे हैं कि जल का किस रूप में, कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। यानी कि जो कोई भी फैक्ट्री होती है, उसको भी चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, जो कि जल विद्युत संयंत्र के द्वारा यानी कि हाइड्रो पावर के द्वारा चलाया जाता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे कि झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। यानी कि मनुष्य का नदी, झील, झरने के पास बसने के पीछे का कारण क्या था। यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों ने यहाँ पर कहा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ, यानी कि धरती का 3 हिस्सा, 3/4 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ अलग अलग रूपों में पाया जाता है। नदी, झील, झरना, समुद्र, सागर, इन सब रूपों में यहाँ पर पानी पाया जाता है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य नमकीन जल का अनुपात बहुत कम है, यानी कि शुद्ध और ताज़े जल का अनुपात बहुत कम है। ज़्यादातर पानी किस रूप में पाया जाता है? खारे जल के रूप में पाया जाता है। यह शुद्ध जल हमें सतही, अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। अपवाह का मतलब सतह पर बहने वाला जल जो है उसको सतही अपवाही जल कहते हैं, और भौम जल होता है जो ज़मीन के अंदर से खुदाई के दौरान प्राप्त होता है, भूमि के अंदर का जल। इन अलग अलग रूप में पाए जाने वाले जलों का लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र के द्वारा होता है। नवीकरण का मतलब इनको फिर से नवीकरणीय प्रक्रिया के द्वारा जल हमें बार बार अलग अलग रूप में शुद्ध रूप से प्राप्त होता रहता है। और पुनर्भरण का मतलब होता है कि अलग अलग स्रोतों में जल का आवागमन बना रहता है, और ये सारी प्रक्रिया जल चक्र के द्वारा, वाटर साइकिल के द्वारा पूरी होती है, जिसको आपने विभिन्न क्लास में देखा होगा। सारा जल चक्रीय रूप में गतिशील रहता है, जिससे हम जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। यानी कि इस जल चक्र की अगर हम बात करें तो जल स्रोत से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है। बादल से फिर वो बारिश के रूप में अलग अलग जगहों पर धरती पे, नदी, झील, झरना, धरातल, खेत, इन सारी जगहों पे वो पानी गिरता है, और गिरने के बाद फिर से वो कुछ पानी उसका बहकर नदी, झील, झरनों में वापस चला जाता है, और कुछ पानी रिसाव के माध्यम से फिर से धरती के अंदर भूगर्भ जल के रूप में एकत्रित हो जाता है, और दोबारा फिर से हम उसे अपने यूज के लिए निष्कर्षण करते हैं। इस प्रकार से जल क्या है, जल चक्र के द्वारा लगातार वातावरण में, भूमंडल में घूमता रहता है, और ये शुद्ध होता रहता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी पाई जाती है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल को नितांत कमी को झेलेंगे? तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, है ना, कि पानी की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है, पानी का शुद्ध होना भी पर्याप्त होता है, पानी का विभिन्न प्रकार के कीटाणु, बैक्टीरिया और बीमारियों से मुक्त होना भी आवश्यक होता है, ताकि उसको हम अपने लिए यूज कर सकें। तो इसलिए पानी धरती के 3/4 भाग पे पाए जाने के बावजूद भी धरती पर रहने वाली एक बड़ी जनसंख्या जल अभाव का शिकार रहती है। उसके पीछे का कारण ये है कि पानी तो उनके पास होता है, परंतु वह उपयोग के लिए अनुकूल नहीं होता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हम चर्चा करेंगे, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जल की दुर्लभता क्या है, यानी कि जल, वाटर स्कैरसिटी और वाटर कंजर्वेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो कहा जाता है कि धरती पर समुद्र सबसे बड़ा हिस्सा धरती का घेरे हुए है,
जिसमें धरती का 3/4 पानी पाया जाता है। उसके बावजूद भी हम पानी की दुर्लभता का, वाटर स्कैरसिटी का सामना करते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है, जैसे कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए। वहाँ पर हमें ऐसे चित्र दिखते हैं कि वहाँ पानी दूर दूर लोग मटकों में भरकर आते हुए दिखाई देते हैं, और उनके लिए कई सारे ऐसे प्रचलित चित्र बनाए जाते हैं, जैसे जल भरने के लिए लंबी रास्ता तय करती हुई पनिहारिनों के चित्र को दिखाया जाता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के साथ भिन्नता है, यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर पानी की उपलब्धता में अंतर पाया जाता है। परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के जल के असमान वितरण के कारण होती है। यानी कि यह पानी की जो भारी कमी है मौसमी घटनाओं के साथ साथ में मानवीय क्रियाओं के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने भी बात की कि जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण, यानी कि किसी के पास जल की पर्याप्त उपलब्धता है तो हो सकता है कोई समाज का ऐसा वर्ग हो जो वंचित, शोषित, गरीब और पिछड़े तबके से आता हो और वह उनके पास तक पर्याप्त जल की उपलब्धता ना हो। इससे भी जल की कमी महसूस की जाती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में संसाधन के रूप में हो, परंतु उसके बावजूद भी वो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र जल की कमी का शिकार हो? हमारे कई ऐसे शहर हैं जो इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। यानी कि एक और पॉइंट यहाँ पे आपने देखा कि जल की जो दुर्लभता है, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या तथा जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। यानी कि जल का एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक यूजेज के साथ साथ में हमारे एग्रीकल्चरल नीड्स जो हैं उनको पूरा करने के लिए भी यूज होता है, जैसा कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो शुष्क क्षेत्र हैं उनको सिंचित क्षेत्र में बदलने के लिए जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन की आवश्यकता पड़ती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, यानी कि वह कृषि जिसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें वहाँ पर जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी कि जो अलग अलग प्रकार की तकनीकी हैं उनका यूज करके हम खेती करने के तरीकों और उनमें पानी के उपयोग की विधि को हम बदल सकते हैं। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप होते हैं जिन्हें सिंचाई करने के लिए वो यूज करते हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। परंतु क्या आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा? इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो लगातार नीचे जा रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है वो भी चुनौती का सामना कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। यानी कि आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ है। यानी कि नए नए जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनको हम MNC कहते हैं बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण, यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों की संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। यानी कि जो शुद्ध जल स्रोत हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। यानी कि जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो जल विद्युत के द्वारा पूरी होती है, जो विभिन्न प्रकार के डैमों से बिजली बनाने के द्वारा पूर्ति की जाती है।
इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। यानी कि आप अपने आसपास के क्षेत्र पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जल की सप्लाई विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा संपादित की जाती है, जिसमें से शहरी क्षेत्रों में नलकूपों की स्थापना प्रमुख है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहाँ पर लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित। यानी कि जल के प्रदूषण के जो विभिन्न कारण हैं वो कौन कौन से हैं? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक, कृषि। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का सक्षम बनाना है। यानी कि हर व्यक्ति को औसतन 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध किया जा सके, जो कि पीने योग्य हो। यह आंकड़ा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के आधार पर है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। यानी कि जो हमारे नेचुरल पारितंत्र हैं उनको निम्नीकृत होने से, डिग्रेड होने से बचाया जाए। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं और उनका समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे अगले टॉपिक में। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को हमने यहाँ पर अंजाम दिया है। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यानी कि एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये जल संग्रहण तंत्र का, जो आज के प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ पे ये क्षेत्र इस प्रकार के उदाहरण का एक स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। यानी कि सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा ये चीज़ें की गई थी। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो कि जल स्रोत की एक महत्वपूर्ण इकाई है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, यानी कि एक विशेष प्रकार का तालाब है, उसका निर्माण करवाया था। तो ये सब रहे प्राचीन भारत में जलीय जो कृतियों के अनुपम उदाहरण थे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात की। यहाँ पे हीराकुंड बांध को आपको दर्शाया गया है। बांध की अगर हम बात करें तो बांध क्या हैं, वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अभी तो इनका अनेक उद्देश्य होता है, जैसे कि विद्युत, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन,
जहां एकत्रित जल के नोक के उपयोग समन्वित हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसका एक उदाहरण सतलज ब्यास बेसिन में स्थापित भाखड़ा नांगल परियोजना को दिखाया गया है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी